मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों चलो सबसे पहले हम जंप करते हैं हमारे प्यारे इंडेक्स में, क्योंकि यही से हमें सारी चीज़ें पता चलने वाली है। मित्रों चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स हमारे शुरू है और सीक्वेंस वाइज आपको सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होने वाले हैं, यानी हो रहे हैं। अब पिछले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 4 कवर किया था। इसका मतलब क्या हुआ, इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 5 की पढ़ाई करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 5 का नाम है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। यानी क्या, जो हमने शुरुआत में ऑडिट की स्ट्रेटेजी और प्लान बनाई, ऑडिट का काम शुरू करने से पहले हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई और एक प्लान बनाया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक्चुअल काम शुरू करते हैं तो हमने जिस तरीके से एंटिसिपेट किया था, हमने जिस तरीके से प्लानिंग किया था, हर बात हर स्टेप वैसी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो हमने प्लानिंग की थी उसमें हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिनेरियो। तो रियलिस्टिक सिनेरियो में जैसा हमने ऑन पेपर प्लान किया 100% वैसा ही होगा, ऐसा अजम्पशन हम करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में और हमारे प्लानिंग में फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क को ब्रीच करने के लिए हमें अपने प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं, और यही एक छोटी सी बात हमें ये टॉपिक नंबर 5 सिखाने वाला है। टॉपिक नंबर 5 आपका है पेज नंबर 2.16 के ऊपर, है ना। आगे हम लोग पेज नंबर 2.16, ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल है। टॉपिक नंबर 5 क्या कहता है मित्रों, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। यानी हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो प्लान बनाया, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में जब हम काम करने जाते हैं तो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होती है। तो हमें अपने स्ट्रैटेजी को और प्लान को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके हमारे अल्टीमेट ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जो ओपिनियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र्स को रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ये हमारे ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो हमें अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी और जो प्लान है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ ओपन टू चेंज। और यही बात हमें हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट इस एक पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मित्रों मैं आपको लेके आता हूँ हमारे नोट्स में, जो पैराग्राफ वहाँ पे हमें दिया था चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसी को हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको टोटल 5 की पॉइंट्स ध्यान में आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है, नेसेसिटी फॉर अपडेट्स एंड चेंजेस। यानी हमारे स्ट्रेटेजी और प्लान में चेंज करने की ज़रूरत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट निर्माण हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स लीडिंग टू चेंजेस। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें अपडेट्स एंड चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। यानी ये जो अपडेट्स है, ये जो फैक्टर्स है, इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे ऑडिट की स्ट्रेटेजी पर और प्लान पर, इस पर एक छोटी सी नज़र हमें घुमानी है। पॉइंट नंबर 4, रिवाइजिंग प्लान्ड प्रोसीजर्स। हमें ये पता चला कि अपडेट चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर हमने इम्पैक्ट स्टडी किया, उसके बाद रिवाइजिंग प्लान्ड प्रोसीजर्स, यानी अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक सिनेरियो हम अपनी प्लान्ड प्रोसीजर्स में रिवीजन करेंगे, उन्हें अपडेट करेंगे। पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इतनी बातें हमें इस टॉपिक नंबर 5 में पढ़नी है। ठीक है मित्रों, चलो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक नंबर 5 में। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ऑडिट का ओवरऑल सिनेरियो क्या होता है मित्रों, जो हमने कल के लेक्चर में डायग्राम देखी थी। हमारे पास 2 पार्टीज़ होती है। ऑडिट में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। कौन सी 2 पार्टीज़ होती है वो,
सबसे पहले तो होते हैं हमारे ऑडिटर साहब और एक होती है हमारी बिजनेस एंटिटी। ये जो बिजनेस एंटिटी है मित्रों, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है साल भर में, यानी 12 महीनों में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनके जितने भी इम्पैक्ट क्रिएट होंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लाइबिलिटी, ये उन्हें प्रॉपरली P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में समराइज करने वाले हैं। और ये जो P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो है डेटा का एक्सेस देगी हमारे ऑडिटर साहब को टू क्रॉस वेरीफाई कि हम लोगों ने यानी मैनेजमेंट ने 12 महीनों में सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। और ऑडिटर साहब जो है इन सारी चीज़ों का चेकिंग करने के बाद अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, और वो ओपिनियन जो हमारी मैनेजमेंट है प्लस अदर स्टेक होल्डर्स है जिन्हें इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, उन लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक सिनेरियो हमारे सामने आता है। अब ये बेसिक सिनेरियो में जैसे जैसे रियल लाइफ में हर दिन हर सिचुएशन इवॉल्व होती है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ डायनामिक है, रियल दुनिया में बदलाव होते रहता है। तो उन बदलाव को ध्यान में रखते हुए हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अब हम लोगों ने ऊपर यानी इंडेक्स में 5 की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। अब उन्हीं 5 की पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे थोड़े थोड़े 3-3, 4-4 लाइन्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मित्रों हमारा क्या है? नेसेसिटी फॉर अपडेट्स एंड चेंजेस। तो यहाँ पे देखो ज़रूरत क्यों पड़ती है अपडेट्स एंड चेंजेस करने की, तो उसका जवाब आपको इन 3 लाइनों में मिल जाएगा। द ऑडिटर must continuously update and modify the overall audit strategy and audit plan as necessary during the audit। ये बात तो हमें पता है। This dynamic approach ensures that the audit remains effective and relevant in light of new information or changing circumstances। अब देखो हम लोगों ने जो एंटिटी है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप है, ये ऑडिटर साहब जो है ये 12 महीने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। ये एक एक्सटर्नल पार्टी है जो कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करता है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है। तो जैसे ही हमें एक्सेस मिलेगा इन सारी इंफॉर्मेशन का वाया मैनेजमेंट, तो हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। काम शुरू होने के बाद धीरे धीरे हमें एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन से तीसरी इन्फॉर्मेशन से चौथी इन्फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पैरेलली मिलती जाएगी, क्योंकि हमारे पास टीम मेंबर्स है। तो इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ऐसे चारों सेगमेंट्स में हम एक साथ अपना ऑडिट शुरू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना काम शुरू करेंगे हमें एक एक करके इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलता जाएगा। इससे हमें एंटिटी जो है, ये जो बिजनेस एंटिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो सकती है, वो सर्विस एंटिटी हो सकती है, वो एनजीओ हो सकती है, वो गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है। तो हमें उनके बारे में, उनके इंडस्ट्री के बारे में, उनके 12 महीनों में कंडक्ट किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे मिलती जाएगी। इस जानकारी से ऑडिटर का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, उसे ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे और उसका यूज़ करके हम अपना अल्टीमेट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं। लेकिन ऐसा करते समय आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो रियल दुनिया है वो बदलते रहती है। भले ही हम लोग ऑडिट जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ऑडिटर साहब को अभी के लिए नहीं है। जब ऑडिटर साहब को इन 12 महीनों के ट्रांजैक्शन का एक्सेस मिलेगा तो भले ही ये हिस्टोरिकल नेचर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑडिटर साहब के लिए इट इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप रोज़ काम करते जाओगे आपके सामने नए नए सिनेरियोस आते जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में जीएसटी के कंप्लायंसेस सही तरीके से नहीं हुए और ये ऑडिटर साहब ने अपने स्ट्रैटेजी और प्लान में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अभी हमें पता चला कि जीएसटी की पेनल्टीज़ लगी है, कंप्लायंसेस नहीं हुए, सो दैट मीन्स क्या हुआ, एक नई सिचुएशन इवॉल्व हुई। इसी का मतलब
एक रिस्क एरिया क्रिएट हुआ जहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस, संभावना निर्माण होती है। तो ऐसे समय में जहाँ पे भी नॉन कंप्लायंस आपको दिखता है या जहाँ पे भी नॉन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग प्रोविजंस या नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपको दिखता है, वहाँ पे आपको नेसेसिटी जनरेट होती है आपके प्लान में अपडेट्स और चेंजेस करने की। यह उदाहरण मैंने आपको इसको समझाने के लिए बता दिया। फिर से एक बार पढ़ो। द ऑडिटर must continuously update and modify the overall audit strategy and audit plan। यानी ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने के बाद भी जब आप उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हो, कंप्लीट ऑडिट करते रहते हो, तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो पार्टनर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उन्हें अपने ऑडिट के काम पे ऊपर सर्वेलेंस यानी मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। जैसे जैसे बदलाव आएंगे उस हिसाब से हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को चेंज करते चले जाएंगे। एंड plan as an audit plan as necessary during the audit। This dynamic approach ensures that audit remains effective and relevant। तो जो हम ऑडिट ओपिनियन देने वाले हैं वो इफेक्टिव एंड रिलेवेंट होना चाहिए इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझ गई। अब हम पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है मित्रों? ये कहता है फैक्टर्स लीडिंग टू चेंजेस। अब हमें पॉइंट नंबर 1 में पता चला कि ड्यूरिंग ऑडिट अपडेट्स एंड चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन इन अपडेट्स और चेंजेस के होने का कारण क्या है, वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ऑडिट के प्लान या स्ट्रेटेजी में हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान may be prompted by unexpected events, changes in conditions और new audit evidence obtained during the audit procedures। 3 फैक्टर्स हमें दिखते हैं। कौन से? पहला होता है मित्रों आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, दूसरा होता है मित्रों आपका चेंजेस इन कंडीशंस एंड तीसरा होता है आपको कुछ नया ऑडिट एविडेंस मिला जिसकी वजह से आपने जो हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया और लो रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे अभी आपको अपने ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। 3 फैक्टर्स है जो चेंजेस को लीड करते हैं। पहला अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, दूसरा चेंजेस इन कंडीशंस एंड तीसरा न्यू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। दीज फैक्टर्स necessitate a reassessment of the initial planning decisions to address newly identified risk or issues। 3 फैक्टर्स कौन से हैं मित्रों? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस, न्यू ऑडिट एविडेंस, जिसकी वजह से न्यूली आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इश्यूज ये निर्माण होता है और इसकी वजह से हमें अपने ऑडिट की स्ट्रैटेजी में और प्लान में अपडेट्स एंड चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप पढ़ोगे, अब मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि मैं ऐसा इनविजिबल इंक से ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे आप अपने पास एक लाइट पेंसिल रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल मत रखना। तो जब भी आप पढ़ोगे ना किसी भी टॉपिक को, ऑडिट में चाहे ऑडिट का सब्जेक्ट हो या कोई और सब्जेक्ट हो, जब भी आप अपने नोट्स में पढ़ते हो तो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से इस तरीके से पेंसिल से हल्के हल्के एकदम लाइट में मार्किंग करते चलो, क्योंकि क्या होगा, ऐसा करने से आपकी एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहते कि हाँ मैंने इस टॉपिक में इस वर्ड को सर्कल किया था, फिर इस वर्ड को सर्कल करके ऐसा हल्का एरो बना के मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था, और ये सारी चीज़ें आपकी विजुअल मेमोरी में जमा होते जाएगी। इससे आपको कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में आसानी जाएगी। जिनके पास टैब है वेल एंड गुड, जिनके पास पेपर और पेंसिल अवेलेबल है या पेन तो मत यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करना बाद में लगे तो मिटा देना, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एक बात आप ध्यान में रखो, जैसे मैं अभी वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे थॉट्स की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं लिख के कम्युनिकेट करूँगा तो जितना फास्ट मैं सोचता हूँ उतना फास्ट मैं लिख नहीं सकूँगा। तो क्या होगा, मेरी सोचने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे होते जाएगी, स्लो होती जाएगी, और जब मेरे माइंड की स्पीड थोड़ी स्लो है तब मैं हर एक शब्द को अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर सकूंगा। जब मैं रीड करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, तो मैं एकदम अच्छे से, एकदम प्यार से, शांति से सब शब्दों को समझता हूँ। तो जब भी आपको कोई चीज़ याद करनी होती है तो स्पीड जो है आपके दिमाग की वो थोड़ी स्लो करो, ताकि सब डेटा अच्छे से आपके दिमाग में राइट होते चले। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 हमें अच्छे से समझ गया। अब पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है मित्रों? इम्पैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान। तो यहाँ पे भी चेंजेस है, फैक्टर्स लीडिंग टू चेंजेस है, अपडेट्स है, चेंजेस है, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान पे किस तरीके से पड़ता है।
When unexpected events or new information arise, the auditor may need to adjust the overall audit strategy and plan. ठीक है. This includes modifying the planned nature, timing and extent of further audit procedures to adequately respond to the revised risk assessment. अभी के लिए आप बस इसको पढ़ो, ठीक है. ये टेक्स्ट जो है ना, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए. जब हम नीचे आके ये जो एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3 और 4 एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर से एक बार पढ़ते हैं. इम्पैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान. व्हेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन अराइज, दैट मीन्स unexpected events, changes in conditions or new audit evidence is obtained, the auditor may need to adjust the overall audit strategy and plan. तो इन फैक्टर्स की वजह से हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है. This includes modifying the planned nature, timing and extent of further audit procedures to adequately respond to revised risk assessment. जब भी न्यू इवेंट्स होंगे, चेंजेस इन कंडीशंस होंगी, न्यू ऑडिट एविडेंस आपको मिलेगा, तो जो इनिशियल रिस्क असेसमेंट आपने किया था उसमें भी चेंजेस होने वाले हैं. जो हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया और लो रिस्क एरिया ऑफ फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें आपके रिस्क असेसमेंट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. फिर से एक बार रीअसेसमेंट करो और फिर से सारी चीज़ों को प्रॉपर कैटेगरीज में, सेगमेंट में क्लासिफिकेशन कर दो. फिर पॉइंट नंबर 4, revising planned procedures. The auditor may need to revise the planned audit procedures based on updated considerations of assessed risk. This involves reassessing the initial audit approach and making necessary adjustment to ensure that the audit objectives are achieved effectively. अब आप कहोगे कि सर पॉइंट नंबर 3 और 4 ये तो सिमिलर है. मित्रों ये सिमिलर है, लेकिन हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो पैराग्राफ दिया था उसने इस तरीके से रिपीटेशन दिया हुआ है. और मैंने थोड़ा सा इसमें आपको सेगमेंट वाइज क्या दिया है. पॉइंट नंबर 3 में हम स्ट्रैटेजी के रिवीजन की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी और प्लान की रिवीजन की बात कर रहे हैं. और पॉइंट नंबर 4 में हमने जो प्रोसीजर्स एक्चुअली हम जो प्रोसीजर ऑडिट की परफॉर्म करने वाले हैं उन इंडिविजुअल प्रोसीजर्स के रिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑन पेपर, दिस इज़ एक्चुअल एग्जीक्यूशन. तो पॉइंट नंबर 3 और 4 में ये माइन्यूट डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है. फिर ये जो टॉपिक है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस एंड प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ़ डिटेल्ड चेकिंग ड्यूरिंग द ऑडिट reveals discrepancies that contradict the initial audit evidence obtained through testing internal controls, the auditor may need to modify the audit procedures. अब यहाँ पे important बात है ये स्टेटमेंट में, इसे ध्यान से समझो. जब आपने डिटेल्ड चेकिंग किया था ऑडिट के दौरान तो आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, ठीक है. लेकिन जब आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, एक इनिशियल रिसर्च करते हैं किसी भी एंटिटी का, उसके इंडस्ट्री के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो जब उस समय में आपने जो ऑडिट एविडेंस को हासिल किया था, 2 ऑडिट एविडेंस है आपके पास, एक इनिशियल एक्टिविटीज़ में और एक डिटेल्ड प्रोसीजर में. तो यहाँ पे जब आप डिटेल्ड प्रोसीजर करते हो तो आपको एक ऑडिट में आपके कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है और वहाँ पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन आता है. यानी इनिशियल स्टेजेस में आपने जो ऑडिट एविडेंस को गैदर किया था वो, और डिटेल्ड चेकिंग के दौरान आपको डिस्क्रिपेंसी मिलती है, नया ऑडिट एविडेंस मिलता है जो आपके इस इनिशियल ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ठीक है, यानी क्या हुआ, पुरानी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ऑडिट एविडेंस है, थोड़े दिनों के बाद आपको एक नया ऑडिट एविडेंस मिला जो ये पुराने वाले ऑडिट एविडेंस को नलिफाई करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है. यानी यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है उससे अलग ओपिनियन ये वाला ऑडिट एविडेंस सेम एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको कहता है. तो इंटरनल कंट्रोल्स के चेकिंग के दौरान आपको ये बात पता चली कि एक ही सिचुएशन के बारे में 2 ऑडिट एविडेंस मिलते हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो ऐसे केसेस में आपको अपने ऑडिट प्लान एंड प्रोसीजर्स में चेंजेस करने पड़ेंगे. द ऑडिटर may need to modify the audit procedures. This could involve increasing the extent of substantive testing or changing the timing of certain audit procedures to address the newly identified risk. अब एक ही सिचुएशन, फॉर एग्जांपल जब आप काम कर रहे हो तो आपको
डेटर्स के बारे में यानी डाउटफुल डेट्स के बारे में शुरुआत में एक एविडेंस मिलता है, लेकिन सेम डाउटफुल डेट्स के बारे में जब आप डिटेल में चेकिंग करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हो, प्रोविजनिंग चेक करते हो, तो आपको इसी से डाउटफुल डेट से रिलेटेड एक अलग एविडेंस मिलता है। दोनों एविडेंस सेम एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में पॉइंट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। एक एविडेंस कहता है कि डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन सही है, दूसरा एविडेंस, नया एविडेंस कहता है कि डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन जो है वो गलत बनी है, एस्टिमेशन गलत हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम फैक्टर है, सेम बैलेंस शीट का आइटम है, एक एविडेंस कहता है कि प्रोविजन सही है, एक एविडेंस कहता है कि प्रोविजन का जो एस्टिमेशन किया है वो गलत है। तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हो? आप अपने काम को इंक्रीज करोगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे और फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से किसी अलग एम्प्लॉय से डेटा लेना, उसके समझ के लेना कि इसका एस्टिमेशन क्या है, मैनेजमेंट के साथ बात करो और वो इशू आपका रिजॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप इन दोनों एविडेंसेस के ऊपर अभी रिलाई नहीं कर सकते, आपको और काम करना पड़ेगा। और फाइनली डिस्क्रेपेंसी क्यों है, वेरिएशन क्यों है, सेम एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट के लिए दो अलग अलग एविडेंस क्यों आए, इसका जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता आपका काम ख़त्म नहीं होगा। एक बार फिर से पूरा एग्जाम्पल समराइज करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सिचुएशन है, एज एन ऑडिटर आपकी टीम जो है वो बैलेंस शीट में जितने भी प्रोविजंस क्रिएट की है, लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, दोनों का ऑडिट कर रही है। अब आपका जो एक टीम मेंबर है, उस टीम मेंबर ने जो ऑडिट एविडेंस गैदर किया वो कहता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में जो आपके डेटर्स है, तो बैड डेट्स की या डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन है उसका एस्टिमेशन जो मैनेजमेंट ने किया है वो सही है, ये आपके एक टीम मेंबर ने बताया। लेकिन जब आपका सीनियर पार्टनर वहाँ पे गया, ठीक है, तो उसने जिस तरीके से काम किया, ये आपका इंटर्न है, ये आपका सेमी क्वालिफाइड है, ये आपका सीनियर पार्टनर है। सीनियर पार्टनर ने भी जब डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स का प्रोविजनिंग चेक किया तो उसने करंट ईयर का भी चेक किया, पिछले 2 साल का भी चेक किया। तो उसे जिस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, जो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया, उसे दिखा कि उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। यानी पिछले साल अलग तरीके से कैलकुलेट किया था बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन, करंट ईयर में अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। इससे क्या हो गया? पिछले साल के डेटा से इस साल का डेटा कंपैरेबल नहीं रहेगा, और ये है सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्शन की। एक ऑडिट एविडेंस कहता है कि प्रोविजन सही है, दूसरे जब डिटेल में आपने चेक किया तो आपको पता चला कि अकाउंटिंग पॉलिसी यानी प्रोविजन की अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है उसमें चेंजेस है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया, क्या कंसिस्टेंटली उन्होंने प्रोविजन या एस्टिमेशन की जो अकाउंटिंग उनकी जो भी पॉलिसी होगी उसको फॉलो किया है, या हर साल चेंज करते आए हैं। और अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली उस अपनी प्रोविजनिंग की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट साइड में क्या ओवर एस्टिमेट हुआ है, क्या अंडर एस्टिमेट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में निकालनी पड़ेगी, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी, और जितने भी इश्यूज़ है रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यही एग्जांपल में आपको यहाँ पे थियरी में दिया हुआ है। बस यहाँ पे फ़र्क मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये छूट गया कि मैंने यहाँ पर केवल आपको एक फ्रेमवर्क दिया है एग्जाम्पल का, ये एक्चुअल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करना मेरा रह गया है, ठीक है, वो मैं ऐड कर लूँगा इसमें। तो अभी जो मैंने आपको वर्बली यहाँ पे बताया है उसको आप हमेशा ध्यान में रखो। सिमिलरली एक चीज़ हो सकती है, ये जैसा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है, ये आपको एसेट साइड से भी मिल सकता है, इनकम साइड लायबिलिटी साइड के लिए भी हो सकता है, इनकम एक्सपेंसेस में जितने आपके लाइन आइटम्स हैं इन सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। तो जब भी आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको एकदम कंक्लूसिव, हमारा ऐसे 200 क्या कहता है कि आपको कभी भी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलने वाला है। तो आपका परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मित्रों टॉपिक नंबर 5 की, जिसमें हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 मुद्दे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट मित्रों कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकने वाला हूँ। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
हमारा क्लासरूम अभी कैसा हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर हो रहा है। तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि मुझे आपके चेहरे दिखते नहीं हैं, आपकी आंखें दिखती नहीं हैं। क्या होता है कि जब हम लाइव फेस टू फेस बैच करते हैं तो टीचर स्टूडेंट्स को देखता है और उनकी आंखों से और फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ना। और अगर नहीं समझ रहा है तो फिर हम और दो तीन तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में क्या होता है कि बार बार रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम वीडियो को रिवाइंड करके फिर से यानी बार बार देख सकते हैं। फेस टू फेस बैच में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फेस टू फेस बैच में क्या होता है, एक स्टूडेंट के साथ कनेक्शन हो जाता है जो यहाँ पे हमारा अभी तक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों से जो भी स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट के ये ऑडिट के लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद जो स्टूडेंट और टीचर का कनेक्शन होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है वहाँ पे थम्स अप दे दीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ थम्स अप दे दिए। कमेंट करने, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट करो फीडबैक दो, ऐसा नहीं है, आपकी जो इच्छा है ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आइदर आपको समझ गया ये मुझे लाइक से, थम्स अप से, आइदर कमेंट सेक्शन में या लाइक बटन से मुझे आप कन्वे कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, जैसे कि हमारा कम्युनिटी का टैब होता है तो यहाँ पे जितने भी अनाउंसमेंट होंगे कि आगे कौन सा वीडियो आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कम्युनिटी में एक पोस्ट अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आपको डाउट है कि वीडियो कब आने वाला है तो आप एक बार ये कम्युनिटी वाला जो टैब है वहाँ पर जितने भी पोस्ट होंगे उसको चेक कर लीजिए। जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया तो उसके पहले मैंने ये एक छोटा सा पोस्ट डाल दिया था कि आने वाला वीडियो कौन सा है, लेक्चर 4 रहेगा। और जैसे ही मैं अब पोस्ट अपडेट करता हूँ उसके 1-2 घंटे में ही वीडियो अपलोड हो जाता है। जब मैं वीडियो अपलोड के लिए लगता हूँ तभी मैं ये पोस्ट यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो इस तरीके से मित्रों हमारा काम हो रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो लाइक का बटन दबा के थम्स अप बता सकते हो आप, या तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप बता सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन का पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करके अपना डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। समय निकालता हूँ मैं कमेंट पढ़ने के लिए, कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, और आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 या 2 दिनों में सारे कमेंट्स के जितने भी प्रॉपर जेन्युइन कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई में कर दूँ, ठीक है मित्रों। तो ये है बेसिक चीज़ें, ये है मेरा चैनल, यहाँ पे आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और अगर चैनल को रिस्पांस अच्छा रहा तो हम सोच सकते हैं कि ऑडिट के साथ साथ ग्रुप 2 का और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराना है। लेकिन जितना रिस्पांस अभी चैनल पर दिख रहा है उस हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि केवल ऑडिट के ही लेक्चर्स आने दूँ, ताकि अगर अच्छा रिस्पांस मिले, सब्सक्रिप्शन मिले चैनल को या व्यूअरशिप मिले, तो अपना समय लगा के मैं आपके लिए ग्रुप 2 के और 2 जो सब्जेक्ट बचे हैं उसमें से जो मुझे ठीक लगता है, मुझे जो पढ़ाना जमेगा, वो मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट्स का रिस्पांस अच्छा है तो ही मैं अपना समय लगाकर, अपने रिसोर्सेस लगाकर सब्जेक्ट को तैयार करने वाला हूँ। ऑडिट अपने काम का है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें होते रहता है, तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए पढ़ाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट अगर पढ़ाने तो थोड़ी बहुत तैयारी हमें करनी पड़ेगी। ऑडिट का कैसा है, सालों साल हम ऑडिट का काम करते हैं, आर्टिकलशिप में भी ऑडिट का काम करते हैं, साथ साथ ऑडिट की पढ़ाई भी करते रहते हैं। और जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वही थियरी में होता है, जो थियरी में होता है वही जाके हम एक्चुअल में साइट पर एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाने में। तो मित्रों ये बेसिक चीज़ें थी, इतनी बातें बोलकर मैं अभी अपना वीडियो रोकता हूँ।